राइट। जैसे कि हम लोगों ने कल प्रोग्राम हमारा डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट किया है और एक कॉम्बो बॉक्स हम लोगों ने क्रिएट किया है। कॉम्बो बॉक्स में अलग-अलग टाइप के बॉर्डर के जो पैरामीटर्स है, रिलीफ के जो पैरामीटर्स है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट के तौर पे काम में लिए हैं और हम जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, उस टाइप का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब किसी भी टाइप का बटन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया था। जैसे-जैसे हम लिस्ट में से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते जाएँगे, वैसे-वैसे जो चेंजेस है वो इस लेबल के बॉर्डर पे आपको विजिबल हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे sunken टाइप का बॉर्डर सिलेक्ट कर रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी, वैसे बॉर्डर के अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। तो देखिए, अब यहाँ पे इसका बॉर्डर का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेज़ पे क्लिक करती हूँ, तो फिर से बॉर्डर हमारा थोड़ा-सा चेंज हो गया, थोड़ा-सा उठा हुआ हो गया है लेबल। अब अगर हम कोई और दूसरा अप्लाई करते हैं लाइक फ्लैट, तो फ्लैट में बिल्कुल प्लेन आ रहा है हमारा लेबल। अगर हम ग्रूव अप्लाई करते हैं तो इसका अपीयरेंस और चेंज हो गया है और लास्टली अगर रिज अप्लाई करते हैं तो अपीयरेंस में और चेंजेस हो गए हैं। तो ऑन द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स अगर हमें कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड इवेंट है हमारे पास में। तो जैसे-जैसे हम एलिमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे-वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा पार्ट इम्प्लीमेंट करवाना है कि जैसे ही कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करूँ, उसके बाद कुछ काम हो जाए। तो उस केस में हम लोग कमांड ऑप्शन को काम में लेते हैं। यहाँ पे अलग-अलग एलिमेंट्स के लिए कमांड जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। कॉम्बो बस सिलेक्टेड ही हमें काम में लेना पड़ेगा। तो आई होप एग्जीक्यूशन सबको क्लियर है। अब एरर क्यों आ रही थी उसका रीज़न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो 2 मॉड्यूल्स काम में ले रहे हैं, एक है हमारा मेन टिक-इंटर। टिक-इंटर के अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस को काम में लिया है और कुछ 1-2 मॉड्यूल्स का ही डिस्कशन किया है। जैसे कि फॉन्ट मॉड्यूल होता है और टीटी मॉड्यूल है कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। अब ये जो टीटी मॉड्यूल है हमारा, इसके अंदर भी हमारे पास में कई तरीके की क्लासेस अवेलेबल है, जिनको यूज़ करके लेबल और बटन्स पे वर्किंग इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो अब हमने टिक-इंटर को यूज़ करके लेबल क्रिएट किया है या फिर टीटीके को यूज़ करके हमने लेबल क्रिएट किया है। तो उस चीज़ में वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया इंटरप्रेटर को कि कौन से मॉड्यूल के क्लास को कंसिडर करूँ, जो इस मॉड्यूल में प्रेज़ेंट है या फिर इस मॉड्यूल में प्रेज़ेंट है। अब चलिए क्लास का नेम तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर। अगर हम सिंपली टिक-इंटर की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्टली बीजी लिख सकते हैं। फोरग्राउंड को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्टली एफजी लिख सकते हैं। बॉर्डर विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्टली बीडी लिख सकते हैं। लेकिन अगर टीटी के मॉड्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आते हैं। हमें एब्रिविएशंस नहीं बल्कि कंप्लीट नेम लिखना पड़ता है। बैकग्राउंड की कंप्लीट स्पेलिंग, फोरग्राउंड की कंप्लीट स्पेलिंग एंड बॉर्डर विद का कंप्लीट स्पेलिंग। इसी वजह से इन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कल एरर आ रही थी क्योंकि टीटीके के अंदर भी लेबल प्रेजेंट है, उसके अंदर भी बटन प्रेजेंट है। अब अगर हमने उसको यूज करके काम किया है तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखे, वरना फिर दोनों मॉड्यूल्स आपस के ऑप्शंस में क्लैश कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या जो मैंने आप लोग को अभी बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम, सब लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना और ध्यान से सारे फंक्शंस की वर्किंग को समझना, बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे और यूजुअली जब हम टेक्स्ट रिलेटेड कुछ वर्किंग करते हैं तो इतने सारे फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट जो जीआई कंपोनेंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टेक्स्ट क्लास है हमारी, जिसको यूज करके हम टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, या तो हमने लेबल को काम में लिया या हमने मैसेज को काम में लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों को हम एडिट नहीं कर सकते। तो एडिट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया एंट्री क्लास की हेल्प से। लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसका फोरग्राउंड तो सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड तो सेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक सिंगल लाइन के अंदर ही टेक्स्ट आता है। मतलब अगर मैं कुछ टेक्स्ट को टाइप करके एंटर प्रेस करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई लाइन इंसर्ट हो जाएगी, वो वहीं रहता है, कर्सर वहीं रहता है। इनफैक्ट अगर टेक्स्ट बॉक्स के साथ में हमने एंटर इवेंट यानी कि रिटर्न इवेंट एसोसिएट करा रखा है तो कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कभी भी अगर हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी है,
तो उसके लिए हम एंट्री क्लास को नहीं बल्कि टेक्स्ट क्लास को यूज करके एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसे आप सिंपल टर्म्स में टेक्स्ट एरिया कह सकते हो। आई एम श्योर आप सब लोगों ने एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट एरिया पढ़ा होगा। हमारे पास में एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में वो बन जाता है, जहाँ पे हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने फॉर्म्स देखे होंगे ऑनलाइन फोरम्स या पोर्टल्स के अंदर। वहाँ पे अलग-अलग तरीके का फीडबैक सेक्शन के अंदर कमेंट का पार्ट होता है, सजेशंस का पार्ट होता है, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से कितना भी लाइन्स ऑफ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके की वर्किंग अगर एग्जीक्यूट करवानी है, मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो एंट्री को यूज करके सिंगल लाइन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट होता है और टेक्स्ट को यूज करके मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले अब हम इसका एक बार डिजाइन देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्म दिखने वाला है, उसके बाद विल मूव टू द कोड पार्ट। देखिए, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, कुछ इस तरीके का फॉर्म मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। एक लेबल है सबसे पहले एंटर टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे कुछ एक मैंने टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया। अब देख लीजिए इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ सपोजली डेटा टाइप करूँ, तो मैं जितना डेटा चाहे उतना डेटा टाइप कर सकती हूँ, क्योंकि मल्टी लाइन की फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करा है। तो मैं जितना एंटर प्रेस करती जाऊंगी, उतना ये हमको डेटा इनपुट करने देगा। तो दिस इज नोन एज अ टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस पे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रखी है फॉन्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके। अब अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि इतना कुछ टेक्स्ट, इस पे कुछ अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है इस पे कुछ अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के केस में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट एरिया के केस में ही यहाँ पे ये सारी फंक्शनलिटी काम करती है। अब जो जो चीजें मैंने आप लोग को बताई, उनसे रिलेटेड ये सारे बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। डेटा को इस टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करने के लिए, जो डेटा प्रेजेंट है उसको डिलीट करने के लिए, और अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए भी मैंने यहाँ पे 3 बटन्स क्रिएट कर रखे हैं। वन बाय वन विल स्टार्ट विद द सबसे पहले तो हमारा क्रिएशन। अब यहाँ पे सबसे पहले वही सेम स्टेटमेंट्स है, फ्रॉम tkinter import asterisk, लेकिन अब हम यहाँ पे tkinter के साथ एक नए मॉड्यूल का आज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कहलाता है सिंपल डायलॉग। tkinter के अंदर ही एक हमारी सब मॉड्यूल है सिंपल डायलॉग नाम से। अब बेसिकली ये करती क्या है ये मॉड्यूल, ये अलग अलग तरीके के डायलॉग बॉक्सेस बनाने का काम करती है। अब डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं? छोटी सी टेम्पररी विंडो जो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में ली जाती है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने जावा के अंदर जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग जैसा कंसेप्ट बहुत टाइम पहले ही पढ़ लिया था। तो अगर कुछ उसी तरीके की वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल डायलॉग मॉड्यूल का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके के फंक्शंस मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्यों इनपुट लिया गया है, कैसे काम करेगा, वो हम आगे देखेंगे, क्या सिंटेक्स फॉलो हो रहा है। बट सिंपल डायलॉग को यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके के डायलॉग बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू tk एंड रूट डॉट टाइटल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर दिया है। उसके बाद फ्रेम का क्रिएशन, f इज इक्वल्स टू फ्रेम, रूट पे मुझे इसको प्लेस करना है, हाइट और विड्थ 500 बाय 500 मैंने सेट किया है, और बैकग्राउंड मैंने इसका प्लम सेट कर दिया है। हम किसी भी तरीके का नेम जो हमारे पास में अवेलेबल है टेबल के अंदर, कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा है। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। अब फाइनली फ्रेम को मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। अब हमें क्या क्या करना है, हमें एक लेबल क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट क्रिएट करना है यानी कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है, और 7 बटन्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने LBL नाम का एक लेबल क्रिएट किया है। फ्रेम पे मुझे उसे प्लेस करना है, तो उसका डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, और टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो लेबल क्रिएट होगा वहां पे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इसे फॉर्म पे विजिबल करवाने के लिए, फ्रेम पे विजिबल करवाने के लिए, हमें इसे किसी न किसी तरीके से लेआउट मैनेजर की हेल्प से फ्रेम पर ऐड करना है। तो LBL डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 20। तो 20, 20 लोकेशन पर ये जो लेबल है हमारा, वो जाके प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट भी क्रिएट करना है। तो टी नाम का एक टेक्स्ट एरिया मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट क्लास। इसे भी मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे जो हम मल्टी लाइन टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उसका साइज स्पेसिफाई करने के लिए हाइट और विड्थ
पैरामीटर्स को काम में लेना पड़ता है। हाइट का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि एट अ टाइम हमें कितनी लाइंस विजिबल होगी। तो टोटल यहाँ पे 7 लाइंस हमें विजिबल हो सकती है, उसकी हाइट मैंने सेट कर दी है। और विड्थ का मतलब है एट अ टाइम वहां पे कितने कैरेक्टर्स हम लिख पाएंगे। तो 30 कैरेक्टर्स हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा मैं टाइप करूंगी उसका फॉन्ट भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, कॉमिक सेंस, साइज इज 14 और मैंने यहाँ पे बोल्ड भी मेंशन कर दिया है। अब तीनों चीजें मेंशन करनी है तो फॉन्ट मॉड्यूल की फॉन्ट क्लास को काम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के साथ में हमारे पास में एक नया ऑप्शन आ रहा है, दैट इज रैप। रैप का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं, जो भी हम कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, वो किस तरीके से डिस्प्ले हो। किस तरीके से डिस्प्ले होने का मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे डेटा को टाइप करते हैं, अभी मैं इसकी वैल्यू नन सेट कर रही हूँ और हम इस फ्रेम को अगर फॉर्म को रन करते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप कर रही हूँ सपोजिटली, तो होता क्या है कि ये ऑटोमेटिकली आगे खिसकता जाता है। वो कहलाता है रैप इज इक्वल्स टू नन, कि मतलब यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मैं आऊंगी नेक्स्ट लाइन पे, नहीं तो हम कुछ भी डेटा टाइप करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे किस पॉइंट पर आके वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन के अंदर आना है, या किस तरीके से कैरेक्टर्स और वर्ड्स डिस्प्ले होंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसके लिए हम रैप ऑप्शन को काम में लेते हैं। अब इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, नन, केयर और वर्ड। बाय डिफॉल्ट नन ही होता है यहाँ पे, और स्पेसिफाई भी मैंने नन ही किया है। तो ये क्या करेगा, वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन में तब तक शिफ्ट नहीं करेगा जब तक हम स्पेसिफिकली एंटर प्रेस नहीं कर देते। ये कैरेक्टर्स को आगे लिखता जाएगा जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड सपोजिटली लिख देती हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं कोई वर्ड टाइप कर रही हूँ, लाइक अभी मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर देती हूँ, अब ये ऑटोमेटिकली हुआ क्या, यहाँ पे ई जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया था, ई आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोई नया वर्ड आया जो अब इस स्पेसिफिक स्पेस के अंदर अकोमोडेट नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम रैपिंग कर सकते हैं कैरेक्टर्स की विद द हेल्प ऑफ रैप ऑप्शन। अब इसका एक और पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, दैट इज कैर। कैर का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जैसे ही हमारी कंप्लीट जो लेंथ है वो फिल हो जाए, वैसे ही हम नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे ये पूरे वर्ड को शिफ्ट नहीं करेगा, जिस कैरेक्टर पर आप आके रुक गए हो वो ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा को राइट करने के। सिंपल कैरेक्टर क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे विद खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो जितना वर्ड आ रहा है ठीक है, नहीं तो पूरे को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे वो शिफ्ट कर देगा। और नन का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना ही नहीं है, कंटिन्यूसली इसी में ही डेटा को मुझे राइट करवाते रहना है। तो ये 3 पॉसिबल हमारे पास में वैल्यूज हो सकती है रैप की। अभी के लिए मैं यहाँ पे वर्ड ही सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने के बाद मैंने उसे प्लेस कर दिया है 100,20 लोकेशन पे। अब इतने पार्ट में अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो। ओके, एज आई वाज सेइंग, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ गाइस इन केस आई हैव मिस्ड इट। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास में 2 पैरामीटर्स, एक है पोजीशन और एक है हमारे पास में सेकंड आर्गुमेंट जो कहलाता है एक्चुअल डेटा जो टेक्स्ट एरिया में हमें ऐड करवाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ में इंसर्ट फंक्शन को काम में लेंगे, पोजीशन मेंशन करेंगे और जो डेटा इंसर्ट करवाना है डबल कोट्स के अंदर, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा दे सकते हैं। ये अल्टीमेटली स्ट्रिंग के फॉर्म में ही टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे जब हम पोजीशन मेंशन करते हैं तो इसी तरीके से आपको पोजीशन मेंशन करनी है, लाइन नंबर फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट और पोजीशन, कौन सी लाइन की कौन सी पोजीशन पर आपको ये डेटा इंसर्ट करवाना है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने जितनी बार भी इस फ्रेम को रन किया है, बाय डिफॉल्ट उस टेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहली बार इंसर्ट फंक्शन को काम में दे रखा है। अब अगर इतने पार्ट को अगर हम रन करके देखें तो देखिए, फर्स्ट लाइन के 0th पोजीशन से जो ये मेरा मैसेज मैंने वहां पे टाइप कर रखा है कोट्स के अंदर, ये टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो इंसर्ट को यूज करके कुछ इस तरीके से आप डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब ये तो बाय डिफॉल्ट है, बटन के क्लिक पे भी हम काम करवाने वाले हैं।
लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग इसी पॉइंट पे पूछ लीजिए, क्योंकि यही कंसेप्ट अब बाकी सब जगह आने वाला है। सबको क्लियर है इंसर्ट फंक्शन? All right, then let's move to the very first button, that is insert at start. Insert at start पे क्या करना है, हमारे पास में जो फर्स्ट लाइन का 0th पोजीशन है वहां पर बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। तो जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे, डेटा इंसर्ट स्टार्ट नाम का जो फंक्शन है हमारा वो कॉल होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट लिया है कि आप बताइए क्या डेटा इंसर्ट करूं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जैसे मैंने कहा, हमारे पास में सिंपल डायलॉग नाम का एक मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके के क्लासेस होते हैं, मेथड होते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब सिंपल डायलॉग के अंदर हमारे पास में 3 टाइप के ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप की वैल्यूज के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जे ऑप्शन पेन की हेल्प से इनपुट लेते हैं तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इंटीजर डॉट पार्सेंट। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए या डबल में कन्वर्ट करने के लिए डबल डॉट पार्स डबल, बुलियन डॉट पार्स बुलियन। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का इनपुट लेना है तो यहाँ पे आस्क स्ट्रिंग क्लास की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का इनपुट ले रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू का इनपुट चाहिए तो आस्क इंटीजर क्लास को काम में लेना पड़ेगा। और अगर मुझे यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए तो आस्क फ्लोट क्लास की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इस क्लास के 2 पैरामीटर्स को हम लोग काम में ले सकते हैं। पहला कहलाता है टाइटल और दूसरा कहलाता है प्रॉम्प्ट। जब हम रूट विंडो को क्रिएट करते हैं तो उसके टाइटल को सेट करने के लिए हमने यहाँ पे रूट डॉट टाइटल लिखा है। सिमिलरली जब हमारा छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा तो उस पे क्या टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हम मैसेजेस भी देते हैं, एंटर एन इंटीजर, एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ वैल्यू। तो जो हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर होने वाला है उस पे किस तरीके का मैसेज आएगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल डायलॉग की हेल्प से और आस्क स्ट्रिंग की हेल्प से हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का इनपुट ले रहे हैं, जो मैंने असाइन करवा दिया है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मुझे करना क्या है, टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो वही सेम सिंटेक्स जो अभी हमने यहाँ पे देखा वही हम इधर फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे बिगिनिंग में ही डेटा को स्टार्ट करवाना है, सॉरी इंसर्ट करवाना है। तो मुझे स्पेसिफिकली पोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम चाहें तो इस पोजीशन का भी इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आस्क फ्लोट, क्योंकि एक्चुअली में फ्लोटिंग पॉइंट में तो वैल्यू है, पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो आस्क फ्लोट की हेल्प से आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हो कौन सी पोजीशन पे कौन सा डेटा इंसर्ट करवाना है। लेकिन हमारी सिचुएशन ये है कि बिगनिंग के अंदर, तो यहाँ पे लाइन का जो काउंट है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पोजिशनिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मुझे ये डेटा इंसर्ट करवाना है फर्स्ट लाइन के 0th पोजीशन से। तो ये है हमारे सबसे पहला फंक्शन। एक बार ये और फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम इतना एग्जीक्यूट करके देखेंगे। डेफ डेटा इंसर्ट और एंड, यानी कि हमारा सेकंड बटन है इंसर्ट एंड एंड। बिल्कुल जो डेटा हमने लिख रखा है करंटली हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर जितना डेटा प्रेजेंट है वो उसके बाद हमें कुछ डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम कंसेप्ट फॉलो किया है, डेटा इज इक्वल्स टू सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग। अब उस पे क्या टाइटल आना चाहिए, इनपुट नाम का। क्या मैसेज आना चाहिए, एंटर सम डेटा। अब यहाँ पर एंड नाम का एक प्री डिफाइंड पैरामीटर या कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि हमारे पास में अवेलेबल है, जो ये बताता है कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली लास्ट में कर्सर को शिफ्ट कर देता है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, कहाँ पर इंसर्ट करना है, बिल्कुल एंड में। तो करंटली जितना भी हमारे पास में डेटा होगा इस टेक्स्ट एरिया के अंदर, ये कर्सर एकदम लास्ट में शिफ्ट करने का काम करेगा। और उसके बाद जो भी डेटा यूजर ने इनपुट किया है वो इस टेक्स्ट एरिया में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे 2 फंक्शन। एक बारी इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं इतने पार्ट का। देखिए फॉर्म हमारा यहाँ पे क्रिएट है, मैंने यहाँ पे इनिशियली कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट करवा रखा है, यहाँ पे एक कंपल्सरी स्टेटमेंट के तौर पे इधर लिखा था। अब इंसर्ट एट स्टार्ट वाला काम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया है। टाइटल इनपुट आ रहा है और प्रॉम्प्ट क्या है, एंटर सम डेटा।
तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देती हूँ, सपोज लाइक हेलो एवरीवन, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी या ओके पे क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा टी से पहले ही हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है और देखिए हेलो एवरीवन यहाँ पे डेटा आ गया है। बिगिनिंग के अंदर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है और ये वाला डेटा आगे शिफ्ट हो गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्योंकि जो रैप है उसको वर्ड सेट कर रखा था और डिस्प्लेइंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा वर्ड है तो वो यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हुआ, तो पूरा वर्ड जो है वो इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड बटन की बात कर लेते हैं, इंसर्ट एट लास्ट। अब फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझसे इनपुट मांगा जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज दे देती हूँ, दिस इज अ गुड डे, सपोज मैंने कुछ एक मैसेज यहाँ पे टाइप किया है। अब जैसे ही मैं एंटर या ओके बटन पे क्लिक करूंगी तो अब देखिए एंड के अंदर यहाँ पे हमारे पास में डेटा इंसर्ट हो गया है। अब ये जो है नेक्स्ट लाइन में क्यों आया है, क्योंकि इस मैसेज के बाद मैंने स्लैश एन दे रखा है। जब मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा है तो देखिए टुडे वी आर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट के बाद मैंने एक स्लैश एन दे रखा है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा नया डेटा एंड में इंसर्ट हुआ है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया है। अगर मैं यहाँ पे एक और बार लास्ट वाले बटन पे क्लिक करूं और अब मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, मैंने प्रिटी ऑसम वेदर ऐसा कुछ एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए इसके जस्ट बाद ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे एंड का सिंपली मतलब है कि करंटली हमारे पास में जितना भी डेटा है लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाओ और उसके बाद डेटा को इंसर्ट कर दो। और बिगनिंग का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन से हमारा डेटा इंसर्ट होगा। तो इन दोनों बटन्स की वर्किंग में या जो हमने स्टेटमेंट्स अभी देखे उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है इंसर्ट वाला पार्ट एंड यूजर से इनपुट वाला पार्ट? ऑल राइट देन, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बटन जो कि है हमारे पास में यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले के अंदर मैंने सिंपली क्या वर्किंग की है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जितना भी डेटा लिखा हुआ है मैंने एक लेबल क्रिएट किया है और उस लेबल के अंदर इस कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले करवा दिया है। तो चलते हैं हमारे लेबल की तरफ। LBL आउटपुट नाम का मैंने एक लेबल क्रिएट किया है जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो करंटली मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स के साथ में। यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को अगर फ्यूचर के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप उस ऑप्शन को मेंशन करो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे इसको मेंशन ही नहीं किया और मैं अज्यूम कर लूंगी कि ये टेक्स्ट को खुद ब खुद काम में ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो ऑप्शंस के साथ आप कुछ वैल्यू पास मत करिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोड सिर्फ लिख दीजिए। अब यहाँ पे फिर से BG इज इक्वल्स टू पिंक एंड FG इज इक्वल्स टू डार्क ब्लू, यानी कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया है और इस लेबल को मैंने प्लेस कर दिया है 100,370 लोकेशन पर। अब लेबल हमारा एग्जिस्टेंस में तो ऑलरेडी आ गया है। देखिए यहाँ पे छोटा सा आई थिंक आपको पिंक टाइप का ब्लॉक दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट नहीं है इसलिए बहुत छोटा सा आ रहा है। जब टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, एक बटन के क्लिक पे, BTN डिस्प्ले नाम के बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे BTN डिस्प्ले नाम का बटन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास। इसे फ्रेम पे प्लेस करना है। इस पे क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले टेक्स्ट। और इस बटन के क्लिक पे मैंने गेट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल करवाया है और इस बटन को मैंने प्लेस कर दिया है 320,250 लोकेशन पे। तो चलते हैं हमारे गेट डेटा फंक्शन पे। देखिए जो गेट डेटा हमारा फंक्शन है, मुझे सिंपली क्या करना है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जितना भी डेटा लिखा हुआ है उसको गेट करना है और लेबल पे असाइन कर देना है। तो टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा को गेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास में गेट नाम का फंक्शन ही अवेलेबल है जैसे कि एंट्री के अंदर होता है। तो t.get मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमें बेसिकली दो वैल्यूज पास करनी पड़ती है। दो वैल्यूज पास करने का मतलब आप टेक्स्ट एरिया के अंदर से जो डेटा गेट कर रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक का डेटा होना चाहिए, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या एक लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है या दो लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं। सबसे पहला पैरामीटर कहलाता है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन,
जहां से कैरेक्टर्स गेट होना स्टार्ट होंगे। और सेकंड पैरामीटर है कहलाता है हमारा एंडिंग वैल्यू, जहां तक हमारे कैरेक्टर्स फेच होना स्टार्ट होंगे। तो 1.0 से एंड तक, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने सारा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है और उसे कहाँ साइन करवा दिया है, इस लेबल के टेक्स्ट पे। तो एलबीएल के ऊपर यहाँ पे जो डेटा होगा इस टेक्स्ट एरिया के अंदर वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब किसी भी ऑप्शन को मॉडिफाई करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोट्स के अंदर हमें उस ऑप्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा फेच होगा और लेबल पे जाके असाइन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वर्किंग अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए डेटा हमने ऑलरेडी लिख रखा है। जैसे ही मैं डिस्प्ले टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये हमारा लेबल जो है उसके अंदर सारा टेक्स्ट आ गया है एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, जो हमने इधर मेंशन किया है। तो यहाँ पे अगर हमें डेटा को गेट करना है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन मेंशन करनी होगी। टेक्स्ट बॉक्स की तरह जो एंट्री क्लास होती है उसकी तरह सिंपल गेट फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर आप सिंपल गेट फंक्शन लिखोगे तो फिर आपके पास में एरर आएगी और वो कहेगा कंपल्सरी आर्गुमेंट है जिसकी हमें जरूरत है, दैट इज द स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा को आप गेट कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन आई थिंक हमारा हो जाएगा आज की क्लास में, दैट इज डेटा डिलीट। डेटा को इंसर्ट कर लिया, डेटा को फेच करके डिस्प्ले भी करवा लिया। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देना है, हट जाए सारा डेटा। तो यहाँ पे उसके लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है जो कहलाता है डिलीट, लेकिन उसे मैंने कॉल किया है एक बटन के क्लिक पे। तो btn डिलीट नाम का एक बटन मैंने क्रिएट किया है बटन क्लास की हेल्प से। फ्रेम पे मुझे उसे प्लेस करना है, टेक्स्ट है उसका डिलीट टेक्स्ट, और कमांड की हेल्प से मैंने डेटा डिलीट नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 220, 250 लोकेशन पर। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं डिलीट की, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का डिलीट फंक्शन हमको काम में लेना है, तो t.delete। अब इस डिलीट के साथ में भी हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने, बहुत सारा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, किसको आपको डिलीट करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1.0 से एंड तक, यानी कि कंप्लीट डेटा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप चाहें तो इसे कोट्स के अंदर दे सकते हैं और चाहे तो आप कोट्स के बिना भी दे सकते हैं, दोनों टाइप से एक्सेप्ट करता है। तो अब अगर हम यहाँ पे सेम फॉर्म है, सेम डेटा है, इंसर्ट एट, इंसर्ट लास्ट और डिस्प्ले कर लिया। डिलीट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा डेटा क्लियर, क्योंकि हमने रेंज ही वही स्पेसिफाई की है। तो कुछ इस तरीके से आप इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो और डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट 4 बटन्स की वर्किंग के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीजें अब अलग होंगी जो हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो खत्म नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल में आपको पूरा फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन जो 3 फंक्शंस हमारे बचे हैं, 3 बटन बचे हैं, वो हम कल ही स्टार्ट करेंगे। अब इंसर्ट, डिलीट और गेट से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन आप लोग पूछ सकते हैं।